हेलो, खुशामदीद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जी की मैनेजमेंट। जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें हमने तफसीलन जिक्र किया कि एलर्जी होती कैसे है, उसका मैकेनिज़्म क्या है और उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। हमने बहुत सारी काजेज़ जो हैं वो एलर्जी की उसमें डिस्कशन किया और होपफुली आज जो है हम बहुत ही अच्छे और प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से जो एलर्जिक रिएक्शन है आप उनसे बच सकते हैं। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या करना है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट पे जाने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि एक्चुअल मसला क्या है, कैसे एलर्जिक रिएक्शन होता कैसे। जैसे समझने की ज़रूरत है कि हमें छींकें इतनी ज़्यादा क्यों आती जब एलर्जी होती है, या ये है कि नाक और मुंह कई दफ़ा स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, या वीजिंग जैसे छाती में से सीटियों की आवाज़ें आनी शुरू हुई थी, उसकी क्या वजह है, या स्किन पर रिएक्शन है उसकी क्या वजह है। तो इन सब के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का कंपोनेंट है, सेल है, उसे कहते हैं मास्ट सेल, MAST। और मास्ट सेल जो है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है हिस्टामीन। आप अगर इस बॉल को समझें कि ये मास्ट सेल है तो इसके ऊपर आके फौरी तौर पर जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है या फिर लोकली जैसे नोज़ है या गला है उसके अंदर जब ये जाता है, तो जब भी बग जो है वो एंटीजन जाता है तो फौरन मास्ट सेल जो ये सेल्स हैं इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक एंटीबॉडी होती है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और अल्टीमेटली ये जो है इसमें से हिस्टामीन रिलीज होती है। हिस्टामीन रिलीज होने की वजह से सारी सिम्टम्स जो है ना हमें वो आती हैं, जिसमें से जैसे स्वेलिंग है, जैसे आपका जो है वो छींकें आ जाना है, या और भी बहुत सारी किसी भी जगह अगर स्वेलिंग नाक के अंदर है तो ऐसे लगता है जैसे नाक कंजेस्टेड है, सारा कुछ जैसे बंद हो गया, पूरा ऐसे सर पकड़ा गया। तो ये सारी जो है इसको हमने कल डिस्कस किया था। तो इसको जैसे ये कॉजेज थी कि मेडिसन, डस्ट, फूड, मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज, बग्स हैं और इसी तरह दूसरी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा क्विकली जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इस तरह करके अगर ये एंटीजन हम इसे बोलते हैं, अगर ये आता है तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये मास्ट सेल है जो कि रेड कलर का, जो कि बॉल जो मैंने डिस्कशन की कि इसमें ये होता है और उसके बाद यहाँ से फिर हिस्टामीन रिलीज हो जाती है। तो ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये सब जो पिक्चर भी हमने कल देखी थी कि किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो तो कई दफ़ा खुदा न खासा जान का खतरा भी हो सकता है, उसे हम एनाफिलैक्टिक शॉक कहते हैं। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना वो अनहोनी भी नहीं है। कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें से आपका गला बंद होना शुरू हो जाता है, सांस नहीं आता और आपके होंठ सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं और बाकी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। बंदे की डेथ जो होती है उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जब सांस नहीं आता तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है और बाकी दूसरी अलामात की वजह से जो है ना वो आप सर्वाइव नहीं करते। तो उस सिलसिले में फिर ये अगर एनाफिलैक्टिक की किसी बंदे को हिस्ट्री है तो उसको एपिनेफ्रिन का जो शॉट है, वो जो एपी शॉट भी बोलते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए अपने पास। और ये देखें एक रिएक्शन जो है वो आप अगर देखें तो ज़ुबान कितनी ज़्यादा सूज गई है और ये उसका इफेक्ट है। तो उसके बाद हमने इनका जिक्र भी किया था कि कैसे इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो उसके लिए बुनियादी तौर पे पैच टेस्ट है, इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, IgE बोलते हैं उसे, उसका टेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो स्किन टेस्ट से आप पता चला सकते हैं। तो ये ऐसे जैसे कितने सारी ये देखी चीज़ें हैं। तो हम जो है वो बैग के पूरा ऊपर जैसे एक नक्शा नहीं बनाते सारी चीज़ों का, जैसे ये डस्ट माइट है, जैसे ये प्रोटीन है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, उनका हम टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो रिएक्शन होता है या नहीं होता उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि ये बंदा इस चीज़ से एलर्जिक है कि नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी। आज का जो मेन टॉपिक है वो है इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी। पहली तो बात यह है कि अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, उसको जैसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। एक तो होगी ना सेंसिटाइजेशन या सेंसिटिविटी, उसको डीसेंसिटाइजेशन। डी का मतलब ये है कि आप उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं।
तो पहली बात है कि डायग्नोसिस, अगर हमने जब डायग्नोज कर लिया कि जैसे ये डस्ट माइट है, जैसे आप घर में झाड़ू झाड़ू लगाएं, बंदे तो हमारे लगाते नहीं, अक्सर बेचारी ख़वातीन हमारी माएँ बहनें ये काम सारे करती हैं, तो वो जो है अगर अगर वो करें तो कई दफ़ा ऐसे करके डस्ट आती है और आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है। तो ये जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो उससे हमने देखा क्या क्या वाकई ये डस्ट माइट से एलर्जी है, ये किसी और चीज़ से एलर्जी, तो अगर उसका हम टेस्ट करवा लें तो उससे पता चल सकता है। फिर उसको हम थोड़ी थोड़ी डोजेज में आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं ताकि उसकी रेजिस्टेंस एक डेवलप हो जाए। आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन इज एक्चुअली एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यूनोथेरेपी का। तो उसके बाद हमने ये एपीपेन का भी जिक्र किया और उसको हम कर दिया। तो जो बहुत बुनियादी नुक्ता है, इससे पहले कि हम थोड़ा सा वो डाइटरी जो है वो चीज़ें जो फूड है जिससे हमको बेनिफिट हो सकता है उसकी तरफ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बंदे को किसी तरह का भी रिएक्शन है, जैसे आंखों में इचिंग हो रही है या स्नीजिंग हो रही है या इवन स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है एलर्जी की वजह से, तो हमें पहले तो फौरी तौर पे उस आग को बुझाना है। जो हिस्टामिन, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैस्ट सेल जो है और इसके ऊपर एंटीबॉडीज लगी हुई हैं और कॉम्प्लीमेंट है, वो डिफरेंट चीज़ें करके इसमें से जब रिलीज होता है हिस्टामिन, तो उससे सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश, एवरीवेयर, इवन यूएस में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें देखें ज़र्टेक है, अलेग्रा है, इसके अलावा जो क्लोरफेनेरामीन है, जैसे लोरेटिडीन है। तो ये 4-5 जो बहुत ही कॉमन है, आप कोई से अपने पास रख लें। अगर आपको महसूस हो कि आप किसी जगह ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों से आपको एलर्जी है तो ये ज़रूर लें। अब जो है वो अगर कोई ख़ास आपका दोस्त है जिससे आपको एलर्जी है तो उसका ये हल नहीं है, या और कोई बंदा जो है जिससे आपको एलर्जी है, तो ये सिर्फ एंटी हिस्टामीन ही है, उसका इफेक्ट होगा। तो आप उसके बाद देख लें कि वो आप उसको थोड़ा सा पहले ले लें, आधा घंटा जाने से पहला ले लें, तो आपको ये बिल्कुल सुकून रहेगा। तो किसी जगह पे ख़ास दफ़ा कई दफ़ा ऐसा भी होता है, आप मोल्ड जहाँ पे है वहाँ पे जाते हैं तो लोग वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि जिस चीज़ का प्रॉब्लम है उसी तरह का उसको हम ट्रीटमेंट करें। ये अनफॉर्चुनेटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुश्किल हल इसका वही है जो हमने पहले बताया कि आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें और डिसेंसिटाइजेशन के थोड़ा सा वो भी हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद और इंशाल्लाह उसमें मज़ीद डिस्कशन भी हो जाएगी। तो एंटी हिस्टामिन जो है आपको फौरी तौर पे आपको ये नज़ला ज़ुकाम वाली कैफियत, छींकें आनी, उससे आपको बचा सकता है। और प्लीज़ उसी वक्त लें एंटी हिस्टामिन अगर आपको इसकी ज़रूरत है। अब ये नहीं कि 24 घंटे में एक दफ़ा छींक आ गई तो उसके पीछे ही पड़ के आप रोज़ाना गोलियाँ खानी शुरू हो गई, क्योंकि टैबलेट्स हैं ऑब्वियसली एक केमिकल है आप जिस समय एंटर कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको अपने पास रखें एंटी हिस्टामिन को। और उसके बाद डीकंजेस्टेंट क्या है? डीकंजेस्टेंट ये है कि जैसे देखें आपको एकदम से नोज़ जो है वो आपकी कंजेशन हो जाती है, उसका जो म्यूकोसा है वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, अंदर म्यूकोसा इसको लाइनिंग बोलते हैं, उसकी स्वेलिंग होती है और उस वजह से वो ऐसे ऐसे जैसे जकड़ी चीज़ होती है वैसे महसूस होता है। तो उसके लिए डीकंजेस्टेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं डीकंजेस्टेंट, कि वो वेसल जो है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है उसको सुकेड़ देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर आप ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो प्लीज़ डीकंजेस्टेंट ना लें, क्योंकि उससे आपका प्रेशर एकदम से हाई होने का खतरा है। तो ये उसमें जो है वो एफिड्रिन है, सूडो एफिड्रिन वगैरह वो सारे हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में इचिंग है तो आप जो आई ड्रॉप्स ले सकते हैं, वो नेजल स्प्रे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो डीकंजेस्टेंट। अब देखें, अब एंटी हिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट जो है वो दोनों कंबाइंड भी मिलते हैं, जैसे अलेग्रा डी है, क्लैरिटिन डी है। तो अलेग्रा डी या क्लैरिटिन डी के साथ जो डी का मतलब है वो डीकंजेस्टेंट। तो आप अगर वो लेंगे तो आपकी कंजेशन भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और आपको वो छींकें वगैरह भी आनी बंद हो जाएंगी। तो इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो आपकी स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स बहुत ही मैजिक ड्रग है, यकीन करें कि ये इससे अच्छी ड्रग कभी बनी भी नहीं और इससे बुरी ड्रग भी कभी नहीं बनी। उसकी दो बुनियादी वजूहत, अच्छी इसलिए कि आपको किसी तरह की एलर्जी है, किसी तरह के इश्यूज हैं, तो आपको ये एकदम से इम्प्रूवमेंट कर देगी आपको, जो कि ये बहुत ही माइटी है, जिसे कहते हैं हाथी के पैर, हाथी के पाँव सब पे भारी है, हाथी का पैर सब पे भारी। तो ये जरदारी साहब पे भारी नहीं, सॉरी अगर आप पीपल्स पार्टी के
कोई मतलब चाहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सिर्फ ये था कि स्टीरॉयड जो है हर तरह की एलर्जी को कंप्लीटली सप्रेस कर देता है। तो उसके बाद ये होता है कि इसके जो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेंगे तो साइड इफेक्ट्स बड़े ज़्यादा, आपको वेट गेन है, शुगर डायबिटीज़ आपकी वर्स हो जाएगी, कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसके अलावा आपको बोन्स की कमज़ोरी और अल्टीमेटली बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए स्टीरॉयड जो है वो लोकली भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट, उनका बिजनेस ही ये है, उसी वजह से बिजनेस चल रहा है कि वो स्टीरॉयड जो है उनकी वजह से वो क्रीम जो है वो इमीडिएट बेनिफिट होता है। हमारे बहुत सारे हकीम हजरात जो हैं वो भी डेल्टा क्वार्टर जिसे हम डेक्सामेथासोन कहते हैं उसकी टैबलेट्स को वो पकड़ के और उसके अंदर मजूर बना के दे देते हैं, तो वो उसका इमीडिएट बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं लो जी एक खुराक ली और बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसकी वजह ये है कि वो जो है इसका इमीडिएट इफेक्ट है, मगर इसको लॉन्ग टर्म लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, और कई दफ़ा इमीडिएट बेनिफिट जो है वो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता जितना लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसको बिल्कुल एहतियात से लेना चाहिए। और ये जो है स्टीरॉयड जो जैसे पहले बताया कि आप नेज़ल स्प्रे की सूरत में भी आ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं तो रात को एक इधर लेके आप सो जाएं, तो सुबह आपको आसानी रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये जो है आई ड्रॉप्स की सूरत में भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी आज आंखें बहुत ज़्यादा इचिंग है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया ये मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो है ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसमें जो है वो 2-3 तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो मगर इसमें बहुत जो अहम है वो क्रोमोलिन है। क्रोमोलिन सोडियम जो है जेनेरिक ऑप्टीक्रोम के नाम से भी आती है। तो ये क्रोमोलिन जो है ये इसको स्टेबलाइज करता है, तो इसके अंदर से फिर वो आपको वो निकलेगी नहीं, आपकी जो हिस्टामिन वो नहीं निकलेगी। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो है उसको आपने देखा कि सिंगुलर जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल ड्रग है और लिकोट्रीन इनहिबिटर हम बोलते हैं। ये इसमें जो है वो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, और इसमें जो है ये एस्मा जिन लोगों को एस्मा है उनमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जो लिकोट्रीन इनहिबिटर है उसमें एक ही जो इस वक्त FDA अप्रूव्ड है वो है सिंगुलर को अगर आप ले लें तो वो उससे आपका जो एज़मा वाली सिम्टम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। जो सीज़न होता है जैसे कटाई का सीज़न है, गंदम की कटाई का सीज़न है, या दूसरे स्प्रिंग सीज़न जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिन्स आते हैं, वो दूसरी चीज़ें आती हैं, वो जो है उसमें आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन है वो है इम्यूनोथेरेपी में अब हमारे पास कुछ टैबलेट्स आ गई जो ज़ुबान के नीचे रखें, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे इंजेक्शन लें डिसेंसिटाइजेशन से के लिए। उससे बचने के लिए अब मेडिसिन आ रही हैं जैसे ग्रासटेक है, रैगटेक है, रैगविटिक है। जैसे आप इसके नाम से आपको पता चलता है कि जैसे ग्रास के है वो एलर्जन है, उनसे आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर आपको डस्ट माइट जो है वो ओडेक्ट्रा जो है वो डस्ट माइट से आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर आप इसको ज़ुबान के नीचे रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ज़हन में रखें कि इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट होता है। लेट्स टॉक अबाउट कि अब आगे कुछ फूड है उसको हमने कैसे करना है। तो हम ये पहले जिक्र कर चुके हैं कि कुछ लोग जो है जैसे स्मोकर्स हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अल्लाह के वास्ते उसको तो बंद ही करें, वरना आपको हमेशा ये मसले रहेंगे। क्योंकि आप सोचें कि आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं और आपको जाके वो आपको एज़मा वाली कंडीशन भी क्रिएट कर देगी। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। एक तो आपने पैसे ज़ाया किए, दूसरा वो जाके आपके एज़मा को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, नशा थोड़ी देर चढ़ता ज़रूर है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें, अगर आप ये देखें अगर नॉर्मल है तो ये जो एयरवे जिन लोगों को एस्मा है आप उनको देखें कितनी ज़्यादा सिक्रीशन इसके अंदर, ये म्यूकस ये येलो कलर का है, ये हो जाता है। उसके बाद देखें मसल टाइट हो जाती हैं, वो जो ब्रोंकियल जिसे हम कहते हैं ट्यूबें जो हैं वो लंग्स की वो टाइट हो जाती हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीदिंग का। तो उसके बाद अब जो अगर आपको कोई एलर्जिक एस्मा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती हैं। इसको आपने गौर से देखना है और होपफुली आपको ये इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह इससे आएगी। जैसे एवोकाडोस हैं, ब्रोकली है, हम मेथी खा सकते हैं, साग खा सकते हैं,
ये इसी तरह एप्पल्स हैं, बनानास हैं, ये जिंजर और बाकी चीज़ें जो है इनको थोड़ी देर में हम जिक्र भी करेंगे। मगर ये चीज़ जो है ना आप इसको ज़हन में रखें, जैसे अदरक है, लेमन है, गार्लिक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आप इसको अगर खाएंगे तो आपको इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा करके इसको लें तो होपफुली ये आपका जो एलर्जिक एस्मा है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और चीज़ें जो नहीं खानी है आपने, मतलब अगर आपको एस्मा का अटैक हो रहा है, ये इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें से जैसे दूध है, जैसे शेल फिश है, पीनट्स है, और कई दफ़ा फ़िश थे भी, और शेल फिश और फिश दोनों एक ही वो क्लास की हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को उसमें आयोडीन होती है, तो आयोडीन की वजह से कि वो जो है वो एस्मा कई दफ़ा वर्स हो जाता है। और नट्स जो हैं वो ऑब्वियसली अगर आपको पीनट एलर्जी है तो प्लीज़ नट्स मत लें, ताकि उसको मज़ीद आपको नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा अब टर्मरिक है, हल्दी है। अब हमने पहले अगर आपने अपना वो एंटी हिस्टामीन, वो आपने डीकंजेस्टेंट और वो सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया, वो ज़रूर करना है, वरना उसके बगैर सिम्टम्स आपकी बेहतर नहीं होंगी। उसके बाद जो है ये सिर्फ ये बूस्टर्स हैं, ये सप्लीमेंटल फूड्स हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकती हैं। इसमें आप टर्मरिक है, जैसे हम हल्दी बोलते हैं, उसका लोग जो है वो कुछ कई दफ़ा उसका जूस भी बना के उसको वो थोड़ा सा करते हैं, बट सम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। आप वैसे हल्दी है थोड़ा हर खाने में थोड़ी सी डालनी शुरू कर दें, मे भी अगर थोड़ी सी चुटकी से वैसे लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसी तरह जिंजर है, जिंजर अब जिंजर एल मिलती है, अक्सर जगह पे अवेलेबल है, तो रियल जिंजर से बनाई जाती है। अगर आप टॉलरेट कर सकें तो थोड़ी थोड़ी जिंजर जो है आप उसको वैसे भी खा सकते हैं। कुछ जगहों पे जैसे यूएस में तो मिलती है कि जिंजर जो है जो कि उसमें उसके ऊपर लाइक शुगर कोटेड होती है, तो उससे आप थोड़ा थोड़ा उसको खा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, और ये सारा उसका बेनिफिट ये है कि एंटी वायरल है, एंटी फीवर है, और इसके अलावा फ्री रेडिकल इसमें जो है उनके खिलाफ ये काम करती है। इस तरह गार्लिक है, गार्लिक जो है ना वो प्लीज़ खा के आप मस्जिद में मत जाइए, क्योंकि वो आपके मुंह से बदबू आएगी, और आपके दोस्त चाहे आपको कहें ना, और रिश्तेदार जो हैं वो कहें ना, मगर आपको दिल से बुरा कहेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप साबित निगल लें और कोशिश करें कि डकार वगैरह से परहेज़ करें, वरना वो उसकी बदबू काफ़ी आती है। तो इसके अलावा उसको आप खाने शाने में डाल के खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह लेमन जूस जो है, स्कंजबीन जिसे है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप उसको वो ज़रूर पिएं। आजकल गर्मी भी काफ़ी टिका के है, तो उससे उसका आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा हनी है, तो हनी उसको आप लेमन में डाल के भी कर सकते हैं, वैसे हनी को चाय में डाल लें। मुख्तलिफ हनी के तरीके हैं जिसको आप जो है वो शहद को आप खा सकते हैं। तो इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर है, तो उसको जो है ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको आप सुबह सुबह भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा शुरू करें ताकि आप इसको टॉलरेट कर सकें। तो इसके अलावा हनी और सिनेमन ये दोनों मिला के भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है दालचीनी बोलते हैं इसे, और ये थोड़ा सा हनी है, इसको अगर पाउडर शक्ल में मिल जाए तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसको आप जैसे चाय में मिला के, हनी तो चाय में भी मिल जाएगा, सिनेमन भी मिल जाएगा, इसी तरह दूसरी चीज़ें जो है आप उनको एक कम्बिनेशन बना के कर लें, तो होपफुली इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस बेहतर हो जाएगी, और जो आपको बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन है उससे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, काफ़ी बेनिफिट होगा। मगर सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एलर्जीज़ का, एलर्जी जितनी भी ज़्यादा हो, जैसे छोटे छोटे बच्चों में एलर्जी काफ़ी शुरू में काफ़ी ज़्यादा होती है, बट ओवर टाइम पीपल ग्रो आउट ऑफ इट। मीनिंग ये कि वो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी एज, तो काफ़ी सारी एलर्जीज वैसे बेहतर हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाती है। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपके अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया।